हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 300 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मोहर। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा वर्चुअली हुए शामिल, सीएम योगी भी मौजूद। ओवैसी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य की तरफ से मिला पत्र में लिखा, जिन सीटों पर जीत पक्की हो उन सीटों पर उतारे उम्मीदवार। भारत में कोरोना की सुपर स्पीड, 24 घंटे में सामने आए 2.5 लाख से ज्यादा नए केस। ओमिक्रॉन के भी 5000 के पास। महाराष्ट्र पुलिस पर छाए कोरोना के काले बादल। राज्य में अब तक 2100 से ज्यादा सक्रिय मामले। कोरोना के चलते 256 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान। दिल्ली में बारिश के बाद कोहरा छाया। घने कोहरे में विजिबिलिटी को किया कम। राजधानी में सुबह छाया रहा जबरदस्त कोहरा। बढ़ते अब खबरों की ओर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। देर शाम हरिद्वार के कनखल पहुंचे मनीष सिसोदिया ने जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार पहुंचे मनीष सिसोदिया ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा भी किया। ये 30 दिन में देखिएगा पहले नंबर का, पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पे भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के जरिए कांग्रेस आलाकमान और राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी। शर्मा ने मांग की है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को इस कथित साजिश में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शर्मा ने आगे आरोप लगाया कि सभी साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस आलाकमान और पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची। असम सीएम पंजाब में एक टीवी चैनल के कथित स्टिंग का हवाला दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया कि वहां पुलिस के पास 2 जनवरी को ही प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी। शर्मा ने यह भी दावा किया है कि घटना के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए गए बयान ये संकेत देते हैं कि वे साजिश के बारे में जानते थे। पंजाब सीआईडी का जो डीएसपी है, जिसका नाम सुखदेव सिंह है, सुखदेव सिंह का वॉइस स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हुआ है और सुखदेव सिंह ने यह बताया कि 2 जनवरी का दिन ही उन्होंने सारा बातें कि कैसा साजिश रचा जा रहा है, इसका ये पूरा कंप्लीट रिपोर्ट उनका सीनियर एसएसपी को दिया था। जब 5 जनवरी में भी ये घटना हुआ, ये घटना का पल पल का जानकारी सीआईडी ने ऊपर वाला अधिकारी को बताते रहा था। साथ में ये भी वो बोल रहा है कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये लोग खालिस्तानी जो सपोर्टर है वो लोग था, वो लोग कोई फार्मर्स वगैरह नहीं था। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के चलन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य की सभी दुकानों में नाम के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने जरूरी होंगे। कैबिनेट की हुई बैठक में तय हुआ कि अब हर दुकानदार को अपनी शॉप का नाम बड़े बड़े मराठी अक्षरों में लिखना होगा। इससे पहले ज्यादातर बोर्ड हिंदी अंग्रेजी में होते थे और खानापूर्ति के लिए बोर्ड के एक हिस्से में इसे मराठी में लिखा जाता था। मराठी में बोर्ड लगाने का फैसला 2017 यानी फडणवीस सरकार में ही ले लिया गया था, लेकिन व्यवहार में यह सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था। सीएम उद्धव के नेतृत्व में बुधवार को ही कैबिनेट में इस आदेश को असरदार तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। अब तक ऐसे छोटे व्यवसायी जिनके यहाँ 10 से कम संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्हें मराठी बोर्ड लगाने से छूट मिली हुई थी, लेकिन बुधवार की मीटिंग में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी ये नियम सख्ती से लागू किया गया है। मीटिंग में साफ तौर से कहा गया है कि मराठी में नाम दूसरी भाषा में लिखे नाम से छोटे अक्षरों में नहीं होने चाहिए। दुकानों का नाम देवनागरी लिपि में और मराठी भाषा में ही बड़े अक्षरों में लिखे जाए।
पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हफ्ते भर के दौरे के लिए 14 जनवरी को जम्मू पहुंचेगी। अपने दौरे के दौरान वे 15 जनवरी को अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास में होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक में भी भाग लेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव के चलते फील्ड दौरों से परहेज करेगी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगी। 15 जनवरी को गुपकार गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा दौरे के दौरान उनके प्रमुख कार्यक्रमों में पीडीपी की युवा इकाई का अधिवेशन गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन में होगा। गुजरात में इस समय कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद पाबंदियां भी सख्त की जा रही है। कोरोना विस्फोट के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुधवार शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई। इसके बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। गुजरात सरकार ने शादी और सार्वजनिक समारोहों में लोगों की संख्या 400 से घटाकर अब 150 कर दी है। साथ ही सरकार स्वास्थ्य संबंधी फैसले ले रही है और इतना ही नहीं, सरकार दवाइयां भी मंगवा रही है। राज्य सरकार ने 1000 पासकोनोजोल इंजेक्शन की खरीद का टेंडर भी जारी किया है और 2 साल के लिए 50 लाख सिरिंज का ऑर्डर भी दिया है। बता दें कि दूसरी लहर के बाद म्यूकोरिया रोग की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में उत्तरायण पर्व पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। गुजरात सरकार ने उत्तरायण पर्व के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। छत पर या सोसाइटी में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी मनाही की गई है। गुजरात में पतंग उत्सव का अंतर फेस्टिवल 3 साल से कोरोना की चपेट में आ चुका है। बता दें कि धागों का उत्पादन मार्च से जून के दौरान होता है, लेकिन कोरोना से चलते यूनिट बंद पड़े थे। वहीं श्रमिक और यातायात खर्च भी बढ़ गया। कोरोना के चलते 30% से ज्यादा श्रमिकों ने पतंग का काम बंद कर दूसरे व्यवसाय में जुड़ना शुरू कर दिया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सर 150 का 20 पतंग એટલે 7.5 रुपया का एक पतंग એટલે थोड़ा ये भाव बढ़ाए, क्यों बढ़ाए वो तो मगर दुकान मालिक को आप पूछो, लेकिन हमको तो पतंग चगाने हैं, एक दफा चगाएंगे ठीक है, लेकिन ये महंगाई जो बढ़ी है वो ऐसी महंगाई तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2 साल से कोरोना की वजह से हम मजदूर लोग जो छोटा मोटा धंधा कर लेते, अभी तो पतंग का लगा है तो उसमें तो 100 के पीछे 25% पैसा बढ़ गया। अब धंधा पूरा चौपट है, सब में महंगाई आ गई है, तो हम धंधा कैसे करें। अभी तो पतंग का माहौल है, मकर संक्रांति है तो पतंग तो लाया, लेकिन 2 दिन से अभी एक भी पतंग बेचा नहीं है, ताकि पब्लिक के पास खाने का पैसा नहीं है तो पतंग कहाँ से लेंगे। फिर भी हम लाते हैं, थोड़ा बहुत पतंग लाते हैं, उसमें से हमारा गुजारा चलाते हैं। देश में कोरोना के मामले काफी बढ़ चुके हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। अब IRCTC यानी भारतीय रेल ने कोरोना महामारी के चलते तेजस एक्सप्रेस के फेरों की संख्या घटाने का बड़ा फैसला लिया है। तेजस एक्सप्रेस के फेरों की संख्या को हफ्ते में 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था 12 जनवरी यानी लागू हो गई है, जो कि 10 फरवरी तक लागू रहेगी। यानी करीब महीने भर तक तेजस एक्सप्रेस को हफ्ते में 3 दिन चलना होगा। कोरोना के चलते ट्रेन रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों की टिकट कैंसिल होगी वे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से बीते 2 दिनों से आईसीयू में भर्ती है। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि लता निमोनिया से पीड़ित है और कोरोना के उनमें हल्के लक्षण हैं। इस बात की जानकारी उनकी भतीजी रचना ने देते हुए बताया कि उनमें कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। वे निमोनिया से भी जूझ रही है। अगले 10 से 12 दिन वे डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को मंगलवार सुबह कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता के घर में कर्मचारी कोरोना संक्रमित था, जिसके चलते लता भी संक्रमित हो गई। कोरोना के कहर का शिकार हर खास और आम व्यक्ति हो रहा है। कोरोना के वायरस से लोगों को बचाने वाले
कोरोना वॉरियर्स भी इस बार तेजी के साथ कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिस, सभी बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी पुलिस कर्मियों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना महामारी की चपेट में आकर अब तक 265 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुंबई के आंकड़े सबसे ज्यादा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब तक 126 पुलिसकर्मी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र पुलिस विभाग की बात की जाए तो उसमें 2100 से ज्यादा एक्टिव केस है। 24 घंटे में 370 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ जहां सर्द मौसम ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में अचानक मौसम बदलने के बाद हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से एक तरफ जहां तापमान और नीचे गिर गया, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से गेहूं, तिलहन, दलहन और साग सब्जी की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। दरअसल बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली और चंदौली के बरहनी और सदर ब्लॉक के कई गांवों में तेज बारिश होने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, चंदौली के दर्जनों गांवों में जोरदार ओलावृष्टि होने लगी। आलम यह था कि देखते ही देखते खेतों और सड़क पर आसमान से बरसती बर्फ की परतें जमा हो गई। अचानक हुई इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। हरियाणा में बेशक कोरोना की तीसरी लहर ने तेजी से दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार बहुत कम मरीजों को ही अस्पतालों में दाखिल करने की जरूरत पड़ रही है। जनवरी में अब तक 83% कोरोना मरीज घर पर ही इलाज ले रहे हैं और कोरोना को मात भी दे रहे हैं। 17% मरीजों को ही अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। बता दें कि हरियाणा में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 31,150 हो चुकी है। इनमें से 25,870 मरीज होम आइसोलेशन में है। मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी में 38,728 नए केस आ चुके हैं, जबकि इनमें से 8,976 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं अब तक ओमिक्रॉन के कुल 169 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यहां पर यह है कि 159 मरीज ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 10 मरीज ही सक्रिय हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कक्षा पहली से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कर्नाटक स्कूल बंद होने की खबर की वर्चुअली घोषणा की। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बेंगलुरु में बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। राज्य भर में स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं किए गए हैं। कोरोना मामले के आधार पर स्कूलों को बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया है। यूपी में सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों को 16 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड में भी स्कूल सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं गोवा में स्कूलों को 26 जनवरी तक के लिए बंद रखा गया है। पहली से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच 7 महीने बाद बुधवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 1,695 मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6,242 तक पहुंच चुका है। जम्मू में एक मरीज की मौत हो गई। वहीं उधमपुर के सीएमओ के अलावा 5 डॉक्टर और 5 चिकित्सा कर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। IIT जम्मू में 18 मामले आने के बाद संस्थान को बंद कर दिया गया है। अब यहां पर ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तीसरी लहर के बीच देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले मिले। गुरुवार रात 12 बजे तक कुल 2,45,525 कोविड केस और 379 मौतें दर्ज की गई है। इस दौरान 84,479 लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 1,60,667 बढ़ गई है। अब कुल 11,98,005 एक्टिव केस हो चुके हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3,63,15,947 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,47,06,535 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। इस दौरान 4,85,036 मौतें भी हुई।
मालूम हो कि महाराष्ट्र में बुधवार को 46,723 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 32 मौतें भी दर्ज की गई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या में 24 घंटे के अंदर 18,650 की बढ़ोतरी हुई। अब राज्य में कुल एक्टिव केस बढ़कर 24,122 पर पहुंच गए हैं, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 34,424 केस सामने आए थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर सहित 4 पुलिस कांस्टेबलों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश के बाद भी जवाब नहीं देने पर पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और जुर्माना लगाया। सूरत के सलाबतपुरा इलाके के याचिकाकर्ताओं ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने 7 लोगों को गलत तरीके से पीटा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। 6 प्रतिवादियों में से केवल एक प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश के अनुसार अपना उत्तर दिया था। कोर्ट की ओर से 3 बार नोटिस देने के बावजूद सूरत के बाकी पुलिस आयुक्त सहित कम से कम 5 प्रतिवादियों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि सूरत के सलाबतपुरा थाने के पुलिस कर्मियों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर पिटाई की थी। पुलिस के आचरण और पिटाई के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने बुरी तरह पीटे जाने का दावा किया था। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। मणिपुर के इम्फाल में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज तड़के 2:17 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक इसकी वजह से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मणिपुर में इससे पहले पिछले साल 9 नवंबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई थी। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 8 नवंबर को मणिपुर के उखरूल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। ये भूकंप उसरूल के 56 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:48 पर आया था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त मोहम्मद सिद्दीकी एक बच्चे थे। उनका परिवार बिखर गया। सिद्दीकी के भाई हबीब उर्फ शेला बंटवारे के बाद भारत में पले बढ़े। अब 74 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर ने दोनों को मिला दिया। सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों का ये मुलाकात का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीकी पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं, जबकि उनके भाई भारत के पंजाब में रहते हैं। करतारपुर में दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। दोनों भाई गले लगकर रोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की मुलाकात का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इसमें दोनों भाई करतारपुर कॉरिडोर पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। वीडियो में दोनों भाई दूसरे को भावुक होकर गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने बुधवार को चीन के साथ 14वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव के बचे हुए जगहों से सैनिकों को जल्द पीछे हटने पर जोर दिया। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की ओर चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने कहा कि सीमा पर टकराव वाली जगहों से चीन को पीछे हट जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि बातचीत में मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग्स में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये वार्ता सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और शाम तक चली। इससे पहले 13वें दौर की वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ये वार्ता गतिरोध के साथ समाप्त हुई थी। दोनों पक्ष इस वार्ता में कोई प्रगति हासिल करने में विफल रहे थे। भारतीय थल सेना ने वार्ता के बाद कहा था कि उनकी ओर से दिए गए रचनात्मक सुझाव पर चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और न ही वे कोई आगे की दिशा में बढ़ने वाला प्रस्ताव पेश कर सका। नए दौर की वार्ता ऐसे समय हुई जब पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील इलाकों में चीन के पुल बनाने पर भारत ने कहा था कि इलाका पिछले 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है। तेल कंपनियों ने गुरुवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज फिर से तेल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 2.5 महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए पर बनी हुई है, जबकि डीजल 86.67 रुपए पर बिक रहा है। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 109.98 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की बिक्री हो रही है। डीजल की रेट 94.14 रुपए है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 104.67 रुपये में पेट्रोल और 89.79 रुपये में डीजल बिक रहा है। उधर चेन्नई की बात करें तो यहाँ 101.40 रुपये में पेट्रोल और 91.43 रुपये में डीजल मिल रहा है। यूपी के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट्स की अगर बात की जाए तो आगरा में 95.05 रुपये पर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल के दाम 86.56 रुपये पर बने हुए हैं। कानपुर में 95.23 रुपये में पेट्रोल और 86.49 रुपये में डीजल मिल रहा है। उधर गाजियाबाद में 95.29 रुपये में पेट्रोल और 86.80 रुपये में डीजल मिल रहा है। देश के सभी शहरों में पिछले 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।